हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का जो सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर बिल्कुल नया नहीं है हम लोग के लिए। सेम चैप्टर को जो है हम क्लास 9th में जो है हम लोग पढ़े हैं। अब इस चैप्टर की बात करें, बेसिकली यह एक यूनिट है जिसमें छोटे छोटे कई चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इस पूरे यूनिट में जो है आप एटम के बारे में ही डिस्कस करोगे कि आखिर एक एटम है क्या, वह एटम किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, उन पार्टिकल्स का क्या नेचर है, एक एटम का क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इन सारी बातों का जो है काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पूरे यूनिट में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग को बेसिक्स से चलना है और शुरुआत करना है सबसे पहले कि आखिर एक एटम होता क्या है। क्या है एक एटम? हिंदी में इसको परमाणु हम लोग बोलते हैं। ऐतिहासिक बातों को कंसीडर ना किया जाए। ऐतिहासिक बातों को कहने का मतलब है कि एटम जो इसका ये दिया गया है नाम, ये बेसिकली आया है एटोमियो वर्ड से। ए का मतलब हुआ नन, टोमियो का मतलब डिविजिबल। नन डिविजिबल मतलब या विभाज्य, या विभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। तो यह जो एटम वर्ड आया है एटोमियो से, जिसका मतलब बताया जा रहा है नन डिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आखिर किस आधार पे या डेफिनेशन या फिर यह नाम जो है आया? तो देखो, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है इसका मतलब कि वह सबसे छोटा सा यूनिट है। तो उस हिसाब से सेम चीज़ को हम लोग एक स्मॉलेस्ट यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन यही स्मॉलेस्ट यूनिट को थोड़ा सा अलग वे में जो है हम लोग देखेंगे। तो जो डेफिनेशन एटम का है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच मैटर कैन बी डिवाइडेड विदाउट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन एटम। कि जब किसी मैटर, किसी पदार्थ, किसी वस्तु को आप बांटना शुरू करोगे, डिवाइड करना शुरू करोगे, तो जब उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करोगे, बांटना शुरू करोगे, तो एक वैसा स्टेज आएगा जब उसका डिवीज़न इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब उसके बाद डिवीज़न होगा, लेकिन उसके बाद जब डिवीज़न होगा तब जो पार्टिकल्स मिलेंगे वे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब किसी मैटर को जब आप बांटना शुरू किए, डिवाइड करना शुरू किए, तो वह न्यूट्रल पार्टिकल में धीरे धीरे टूटेगा। और न्यूट्रल पार्टिकल में जो है टूटते टूटते एक वैसा स्टेज आएगा जब उस न्यूट्रल पार्टिकल को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो वह जो स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल हुआ, न्यूट्रल यूनिट हुआ, जिसमें एक मैटर को डिवाइड किया जा रहा है, वही स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम कहलाएगा। तो एटम जो यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर किया जा रहा है, बेसिकली वह न्यूट्रल यूनिट है। मतलब इस न्यूट्रल यूनिट को फर्दर आप डिवाइड करोगे तो ऐसा बात नहीं है कि डिवाइड नहीं होगा, होगा। लेकिन अब जो डिवाइडेड पार्टिकल्स मिलेंगे वे चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। वे कौन से पार्टिकल्स होंगे? चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। तो काफ़ी कुछ छुपा हुआ है इस डेफिनेशन में। बेसिकली एक मैटर को जो लेकर के हम लोग चलते हैं, मैटर का डिवीज़न में जब मैटर को डिवाइड किया जाता है तो उसके कंपोजिशन को कुछ इस प्रकार से भी हम लोग समझते हैं। जैसे कोई मैटर है, एक मैटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वह कहलाता है एलिमेंट। और एक एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे आप बोलोगे एटम।
एटम हो या एलिमेंट हो या मैटर हो, बेसिकली इनको न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन एटम के बाद जब आप डिवीज़न शुरू करोगे तो यहाँ जो पार्टिकल्स अब मिलेंगे वे बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। और चार्ज पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। नॉट ओनली चार्ज पार्टिकल, मे बी सब न्यूट्रल पार्टिकल्स भी रिलीज होंगे यहाँ से। लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल के डिवीज़न में जो बेसिक यूनिट है वह एटम है। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक मैटर जो है पदार्थ, इसके लिए कॉम्बिनेशन हुआ कंपाउंड, एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हुआ एलिमेंट, और फिर से वही एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एटम। एटम में फिर और भी पार्टिकल्स जो कि बेसिकली चार्ज हो सकते हैं। तो यहाँ से जब आप एटम को डिफाइन करोगे तो यही डेफिनेशन सामने आएगा कि एक एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब उस एटम को यदि आप फर्दर डिवाइड करोगे तो वहाँ से कोई न्यूट्रल पार्टिकल ना मिल करके बेसिकली कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे। और वे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे तो बताया उसमें कई पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन मुख्य हैं। इसके अलावा टूलीट्रॉन, पोजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ऐसे कई पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। अब यदि एक एटम के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो फिर आप एटम को एक स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर कैसे करोगे? तो इसीलिए तो यहाँ लगा हुआ है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है लेकिन न्यूट्रल फॉर्म का। इसको जब आगे आप डिवाइड करोगे तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म मिलेंगे। ये सारे चार्ज पार्टिकल है, पोजिट्रॉन, मेसॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रल भी है जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। या फिर इसके इस डेफिनेशन को समझोगे तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग either alone or in chemical combination with other atoms of the same or another element। ज़्यादा कंपैटिबल डेफिनेशन जो हुआ एटम का वो यहाँ से हम लोग समझे। तो बोल रहा है कि एक एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, तत्व का सबसे छोटा इकाई है जो सक्षम है या तो अकेले एग्जिस्ट करने में या फिर किसी दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइंड फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करने में। तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी तत्व का सबसे छोटा इकाई जो अकेले भी रह सकता है या दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन करके, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना करके भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही स्मॉलेस्ट यूनिट को जो है हम लोग एटम बोलते हैं। जैसे कुछ एटम्स जो कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं वे कहलाते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में मेनली जो है नोबल गैसेस आते हैं, जिसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है, अक्रिय गैस या आदर्श गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन या बीच में क्रिप्टन भी। तो इन सारे एलिमेंट्स को जो है मोनो एटॉमिक बोला जाता है। इसका मतलब कि इसमें सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, इसमें दो एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं। हाँ, दो एटम आपस में जुड़े नहीं रहेंगे ऐसा बात नहीं है, जुड़े रहते हैं लेकिन फिजिकल फोर्सेस से, वीक फोर्सेस से, केमिकली कंबाइंड वे नहीं रहते हैं। लेकिन वही आप बात करो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, केवल O नहीं होता है। तो या O2 के रूप में एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो यहाँ केमिकली कंबाइंड है, बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन गैस की बात करो N2 के रूप में, फास्फोरस की बात करो P4 के रूप में, सल्फर की बात करो S8 के रूप में। वैसे जितने भी मेटल्स हैं इसमें जो एटम्स आपस में रहते हैं वे मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं ऐसा। तो किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा इकाई है जो या तो अकेले रहने में सक्षम है आइदर अलोन
या फिर दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो वही छोटा इकाई जो या तो अकेले रहे या दूसरे एटम के साथ मिल करके रहे, वह जो दूसरा एटम होगा वह उसी एलिमेंट का हो सकता है या दूसरे एलिमेंट का। जैसे O2 यहाँ हम लोग पढ़े तो इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं, लेकिन वही हम लोग H2O लिखें तो यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 ऑक्सीजन का, तो यहाँ अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइंड है, यहाँ सेम एलिमेंट के 2 एटम कंबाइंड है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो केमिकल कम्बिनेशन होगा एटम्स का वह सेम एलिमेंट का भी हो सकता है या फिर कोई अनदर एलिमेंट का भी हो सकता है। तो यह कंप्लीट डेफिनेशन एटम का कि एक एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूट्रल फॉर्म का। इस वर्ड को जरूर समझोगे। एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एटम के अंदर जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली ये एटम से छोटा होंगे, लेकिन ये बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रल फॉर्म में सबसे छोटा पार्टिकल जो है एटम, कि किसी भी मैटर को, वस्तु को आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो डिवाइड करते करते उस स्टेज पर पहुंचोगे जिसके बाद आप उसको और ज़्यादा नहीं डिवाइड कर पाओगे न्यूट्रल पार्टिकल के रूप में। तो वह स्मॉलेस्ट यूनिट जहां आपका डिवीजन रुक जा रहा है वह कहलाएगा एटम। और वह जो एटम है वह बोल रहा है कि एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है या दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ मिल करके एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ जो डिफिनीशन है, एक तो बताया इसका ऐतिहासिक बात कि एटम जो है एटॉमियो वर्ड से आया है, और एटम सबसे पहले जो इसको बोला गया है, एटॉमियो वर्ड जो दिया गया है, या बेसिकली जॉन डाल्टन के द्वारा जो इसका नाम दिया गया है एटम, वह किनके द्वारा दिया गया है? जॉन डाल्टन के द्वारा। आगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी जो है पढ़ेंगे। ऐतिहासिक बात है, इसी एटम को जो है परमाणु कहा गया महर्षि कन्नाड के द्वारा। तो जो महर्षि कन्नाड थे जिन्होंने एटम को परमाणु बोला, तो ये परमाणु का मतलब भी वही हुआ, सबसे छोटा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। को दिक्कत हो रहा तो यहाँ से समझ सकते हो कि एक मैटर, कोई पदार्थ बेसिकली यौगिक से बना होता है, कंपाउंड से, कंपाउंड तत्वों से बना होता है, एलिमेंट से, और एलिमेंट का जो बेसिक पार्ट है वह एटम, फिर एटम के अंदर ऐसे ऐसे चार्ज पार्टिकल्स। या डायरेक्ट चलोगे तो एक मैटर का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वह एलिमेंट है, शुद्ध पार्ट, और उस एलिमेंट का सबसे छोटा इकाई एटम है। और यही एटम को जो है हम लोग डिवाइड कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। एटम का फर्दर डिवीजन यदि होगा तो आगे जो पार्टिकल्स मिलेंगे वे बेसिकली चार्ज होंगे, लेकिन एटम यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा हम लोग को जो है ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सिंपल सा एक लाइन में याद रखोगे कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट, न्यूट्रल फॉर्म का स्मॉलेस्ट यूनिट जो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब चूंकि एक एटम को आप स्मॉलेस्ट बोल रहे हो लेकिन फिर बोल रहे हो कि न्यूट्रल फॉर्म का भी, तो इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वैसे वैसे कई चार्ज पार्टिकल्स हैं जो अभी हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, टूलिट्रॉन, मेसॉन, ऐसे कई पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। तो इनमें से जो मुख्य 3 हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन करते हैं, वे बेसिकली 3 हैं। तो एटम जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल हुआ, न्यूट्रल स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब इसमें से यह जो एटम है इसके अंदर कई चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये 3 मुख्य हैं जिसमें से ये दोनों चार्ज्ड हैं और यह न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। मतलब यह न्यूट्रल स्मॉलेस्ट था, इसके अंदर भी न्यूट्रल आ गया स्मॉलेस्ट, लेकिन चूँकि इस न्यूट्रॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
जैसे आप सोचोगे कि अभी आपने कहा कि एटम जो है न्यूट्रल फॉर्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर आप बोल रहे हो कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, तब तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल फॉर्म। बिल्कुल, लेकिन न्यूट्रॉन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, या न्यूट्रॉन अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी होगा तो प्रोटॉन के साथ रहेगा। तो इसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है और एटम को जो है स्मॉलेस्ट न्यूट्रल फॉर्म कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे कई पार्टिकल्स जो होते हैं, उसमें से जो 3 मुख्य हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब वे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं, वे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले देते हो हेडिंग बड़ा सा, जैसे अभी चैप्टर का हेडिंग दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर इसके बारे में एटम के बारे में लिखे तो एटम को लिख करके फिर ऐसे अंडरलाइन करेंगे। तो यह जो एटम लिख करके आप अंडरलाइन करो, या हेडिंग नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सब हेडिंग, माने उस हेडिंग के अंदर जो हेडिंग है वह सब हेडिंग। उसी प्रकार से एटम तो हम लोग समझ गए, अब उस एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वे पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाने जाएंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कई हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग को ये 3 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो अभी हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, डिटेल करेंगे हम लोग, तो इसमें जानेंगे कि एटम में 2 पार्ट होता है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है ना, वह एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में ही पढ़ना है। न्यूक्लियर पार्ट के बारे में तो बहुत कम पढ़ना है, और इस न्यूक्लियर पार्ट से रिलेटेड आप अलग अलग पढ़ोगे, बहुत वास्ट चीज़ है। आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, और ये कोई चैप्टर नहीं है। देख लो, पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स से कहने का मतलब कि इस पूरे में आप केवल और केवल न्यूक्लियस को ही डील करने वाले हो, न्यूक्लियर पार्ट को। तो इस यूनिट में बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को डील करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के अलावे जो पार्ट है उसके बारे में डील करने वाले हैं। तो ध्यान रखोगे इस बात को कि यह कोई छोटा सा कंसेप्ट नहीं है एटम के बारे में जानना, चूँकि एटम इस यूनिवर्स के हर एक मैटर का एक बेसिक सा यूनिट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे मिल कर के हर एक मैटर जो है इस यूनिवर्स का बना हुआ है। तो इसके बारे में जानना उतना आसान नहीं है कि इस चैप्टर को पढ़ करके हम लोग एटम के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, लेकिन एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में जानेंगे। इस न्यूक्लियर पार्ट को जो है हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करने वाले हैं इस यूनिट में, उसके लिए हम लोग अलग से न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, जो आप हायर क्लासेस में जो है आगे पढ़ोगे या डील करोगे। तो अभी जो है मुख्यतः हम लोग बात करने वाले हैं एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझे, वह पार्टिकल जिस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और यह जो डिस्कवरी था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। ये ऐसी को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और डिस्कवरी तकरीबन 1893, मतलब एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस आया, उसके बारे में लोग जाने।
हालांकि इसका जो नामकरण है नेम्ड बाय एस्टोनी, समझोगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था जे थॉम्सन और उसके साथ कुछ कोवर्कर्स थे उन्होंने। तो उस एक्सपेरिमेंट से जे थॉम्सन ने इतना पता किया था कि एक एटम के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन वे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे, या नामकरण किसने किया था? एस्टोनी का। जैसे होता है ना कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा करने वाले माँ बाप हुए, लेकिन उस बच्चे का नाम करने के लिए जो है कोई पंडित आता है, लोग जाते हैं वहाँ कि हाँ इसका क्या नाम रखा जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ माँ बाप इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन और पंडित जो नामकरण किया इलेक्ट्रॉन इसका वह एस्टोनी। तो ध्यान रखोगे, एस्टोनी खोज नहीं किया, नाम रखा। जैसे पंडित को आप उस बच्चे का माँ बाप नहीं बोल सकते हो, तो नाम रखने वाला केवल है ना, माँ बाप तो कोई और है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला कोई और है, नामकरण करने वाला कोई और होता है या कोई और है। अब जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास कहने का मतलब कि उसका एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन का, वो एक्चुअल मास है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसी को आप ग्राम में लिखोगे तो 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पावर जो है 31 से ही हो जाएगा बढ़ करके -28। एक यूनिट और होता है इसका 0.000549 AMU, ऐसा भी एक यूनिट है। हेयर AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या है इसके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे यूनिट 1 में, अभी यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट किए, यूनिट 1 में आप पढ़ोगे। फिलहाल आप जानो कि 1 AMU इक्वल्स 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या केजी में -27, ऐसे याद रखना। तो यदि यह AMU में है तो इसको इतना से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में कन्वर्ट होकर के इतना वैल्यू जो है आ सकता है। तो इन वैल्यूज को आप याद करोगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है उसका एक्चुअल मास है, या इतना केजी लो, इतना ग्राम लो, या फिर इतना AMU लो आप। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कहने का मतलब कि अब मास को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ही स्टैंडर्ड मान करके चला जाए तो इसके मास को हम लोग 1 यूनिट मास बोलेंगे। रिलेटिव मतलब होता है किसी दूसरे से रिलेट करके आप इसके मास को समझोगे तब, तो इलेक्ट्रॉन को ही स्टैंडर्ड मान करके यहाँ चला गया। हाँ, यही इलेक्ट्रॉन के मास को यदि आप हाइड्रोजन से कंपेयर करोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज compared to that of an atom of hydrogen, तो यह होता है 1/1837, और इसको आप डिवाइड करोगे तो शायद 5.4 इंटू 10⁻⁻4 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन के मास को आप हाइड्रोजन के एक एटम के मास से कंपेयर किए तो इसका मास इतना है, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम है, एक इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट पार्टिकल है हाइड्रोजन के तुलना में। अब यहाँ से शुरू में आप फर्स्ट पॉइंट लिखे हो कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसका कोई ना कोई डेफिनिट मास हो, तो मास को तो आपने लिख डाला। अब एक वर्ड आप और बोल रहे हो कि चार्ज्ड पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल में एक चीज़ तो आप चार्ज के नेचर को एक्सप्लेन कर दिए कि हाँ माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस चार्ज का वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
या इसी को आप लिखोगे दूसरे यूनिट में तो वह होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU is the unit of charge in CGS form and C is the unit of charge in SI form। कूलम और ESU, जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप मीटर सेंटीमीटर यूज करते हो, सेंटीमीटर CGS सिस्टम है, मीटर जो है SI सिस्टम है, उसी प्रकार से चार्ज का कूलम SI सिस्टम, ESU CGS सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पूरा इसका हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यह वैल्यू है, इसी वैल्यू के आगे देखोगे कि लोग माइनस लगा देते हैं। तो माइनस लगाने के बाद आप वैल्यू और नेचर दोनों को एक्सप्लेन कर दिए। हेयर माइनस इंडिकेट कर रहा है नेचर को कि नेगेटिव चार्ज है, और यह वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को कि कितना नेगेटिव चार्ज होता है। और यह जो चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं, याद रखोगे। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट चार्ज, चाहे कूलम वाला लो चाहे ESU वाला लो। तो इस नेगेटिव साइन का यहाँ वैल्यू से बिल्कुल भी लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस नेगेटिव चार्ज का वैल्यू से एकदम नहीं मतलब है इस वैल्यू से। नेगेटिव नेचर को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि यह जो नेगेटिव साइन है वह नेचर को बता रहा है कि माइनस चार्ज है इस पर, लेकिन यह वैल्यू मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और इस पूरे वैल्यू को हम लोग 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। साइन को यहाँ से छोड़ दे के चलना है हम लोग को, केवल वैल्यू की बात करेंगे। तो याद रखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इतना कूलम या इतना ESU, या फिर आप 1 यूनिट चार्ज भी बोलोगे, लेकिन हाँ 1 यूनिट का मतलब फिर बतलाना होगा कि क्या होता है तब। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर अभी बोले कि यह जो चार्ज है वह 1 यूनिट चार्ज कहलाता है। तो इसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज नंबर को लिखते हैं, और चार्ज नंबर इसका -1 बोलते हैं। हेयर माइनस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज एंड 1 रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट चार्ज। तो -1 जो है चार्ज नंबर, पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर क्या है, तो -1 है। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज को बेसिकली हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल है तो उसको हम लोग मास के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यह जो चार्ज और मास का रेशियो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, इसका भी वैल्यू फिक्स है, और वह वैल्यू होता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इन वैल्यूज़ के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ेंगे तब। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या है? तो एक तो आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट E- लिखो, इलेक्ट्रॉन को ही बतलाता है, या इसी को आप -1 E0। तो याद रखोगे कि ऊपर में जो है यहाँ इसको मास समझा जाता है, और नीचे जो है वह चार्ज नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास है लेकिन बहुत कम है, जिसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, और इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक मासलेस पार्टिकल है लेकिन बहुत कम है, इसलिए मासलेस मान के चला जाता है, और इसके मास को 0 कंसिडर करेंगे। और -1 यहाँ रिप्रेजेंट करता है चार्ज नंबर को। तो इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नंबर -1 है, मतलब कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मासलेस पार्टिकल। तो आप इसको डायरेक्ट E- से रिप्रेजेंट करो, या फिर यह तरीका है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का। और फाइनली एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में कहाँ होता है, तो यह होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एक एटम का सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बेसिकली इतना समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या हम लोग जाने कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका खोज जे थॉमसन ने किया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से 19वीं सेंचुरी के अंत में 1893 के आसपास। नाम इसका जो है अस्टोनी दिए। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास देखे, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास देखे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखे, चार्ज नंबर देखे, फिर E/m वैल्यू क्या है वह देखे, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और लोकेशन कि एक एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग समझे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ को आपने समझा, आगे डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं
इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। नोट्स में मेंशन्ड है तो इन सारे वैल्यूज को आप रट के रखोगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन का मास हो, E/m वैल्यू हो, कौन खोज की, क्योंकि इतना ही में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में, तो उसको आप जो है अच्छे से करके रखोगे। तो बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।